गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में जो पाठ हम पढ़ चुके हैं उस पाठ को वापस से यानी दोबारा उसी पाठ की पुनरावृत्ति देखेंगे। कविता एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका पठन कर लेते हैं, उसके बाद इस कविता का भावार्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, इस कविता की कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में गुलामी की अपेक्षा आजादी को अधिक महत्व दिया हुआ है। इससे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है, यानी कि वो हमें पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से ये दर्शाना चाहा है कि गुलामी की अपेक्षा आजादी को अधिक महत्व उन्होंने दिया हुआ है। अब इस कविता में जो पक्षी है वो पक्षी अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहेंगे और न ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन उसकी तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पराधीनता में मिलने वाले विभिन्न व्यंजन हमें लुभा नहीं सकते। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा तो हमें नीम की कड़वी निम्बोरियां खाना अधिक अच्छा लगता है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं। पेड़ की टहनी के छोर की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न बनकर रह गई है, यानी कि सपना बनकर रह गई है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह तो सब व्यर्थ हो गई है। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही रह गया है। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता, यानी हम मर जाते। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। तो ये था इस कविता का भावार्थ। पाठ 2 दादी माँ, ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दादी माँ कहानी जो पाठ है वो कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक है वो है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है इस पाठ के अंदर, और बड़ों के महत्व को दिखाया गया है। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती कैसे है, यानी लेखक जो होते हैं तो लेखक के पास उनकी दादी माँ के स्वर्गवास का
वो पत्र पढ़कर एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं। और दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती है। अब लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। अब ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की याद आ जाती थी। लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना न मिले तो उन्हें बहुत बुरा लगता था, यानी कि उनको गंध भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता था। तो जिससे हुआ क्या, एक बार लेखक को बुखार आ गया। अब उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि दादी माँ उनकी सेवा करने के लिए वहां पर होती थी। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार जो उसे बुखार चढ़ गया था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिदारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उनकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम भी याद रहते थे। लेखक आज भी बीमार पड़ते हैं, परंतु मेस महाराज अपनी इच्छा अनुसार उनकी इच्छा अनुसार उनके लिए खाना बनाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर आते हैं, उनको चेक करते हैं, उन्हें दवाई देते हैं। लेकिन अब लेखक को बीमार पड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। अब रामी की चाची ने पहले जो पैसे थे वो उन्होंने वापस नहीं दिए थे दादी माँ को, और वो दोबारा आ गई थी, उनसे पैसे मांगने आई थी। अब वो दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी के बाद वो सब पैसे उनको लौटा देगी। लेकिन दादी माँ ने उनकी एक न सुनी। लेखक ने भी दादी माँ को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी माँ ने लेखक को भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का जो पिछला पैसा था वो माफ कर दिया है, और बेटी की शादी के लिए उन्होंने उनको पैसे भी दिए, यानी उनकी मदद भी की है। अब उन दिनों लेखक के किशन भैया की शादी थी। अब लेखक को बुखार आ गया था, इसलिए वो बारात में नहीं जा सके थे, और इसलिए दादी माँ ने लेखक को उनके पास ही चारपाई पर सुला दिया था। घर में औरतों के विवाह की रात को अभिनय कर रही थी। अब लेखक के मामा का जो लड़का था राघव, वो भी देर से पहुंचने के कारण बारात में नहीं जा सका था। अब औरतों ने वहां पर एतराज जताया कि इस समय यहाँ पर लड़के का काम नहीं है। तो दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की मृत्यु के बाद वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वाले की कमी नहीं थी, और इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल हो गई थी, यानी कि बिगड़ चुकी थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, यानी बहुत सारा खर्चा कर दिया। अब घर का उधार बढ़ता गया। एक दिन दादी माँ माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक भी उनके पास जाकर बैठ गए। उसने दादी माँ से रोने का कारण पूछा कि दादी माँ आप रोती क्यों हो, लेकिन दादी माँ ने उस समय उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उसको टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि
उसके पिताजी और किशन भैया बहुत ही उदास होकर, बहुत ही दुखी मन से सोच रहे थे, यानी कि दुखी मन से उदास होकर वो बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा था, यानी कि वो पैसे की तलाश में थे, लेकिन उनको कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि चिंता न करें, मैं हूं ना अभी। उन्होंने संदूक खोला और संदूक में से पिताजी को सोने के कंगन दे दिए। वो सोने के कंगन दादाजी ने दादी जी को दिए थे। उन्होंने पिताजी को कहा कि पुराने लोग आगे पीछे का सब कुछ सोच लेते थे। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों, ये थी पार्ट 2 दादी माँ की कहानी। तो बच्चों, हम लोग पाठ 1 हम लोग कविता एक हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति देख लेते हैं। शब्दार्थ: विघ्न, रुकावट, तरु, पेड़, होड़ाहोड़ी, प्रतिस्पर्धा, नीड, घोंसला, कटुक, कड़वी, श्रवण, सोना, अरमान, इच्छा, आकुल, परेशान, गगन, आकाश, उन्मुक्त, बिना बंधन के, फुनगी, वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। प्रश्नों के उत्तर: हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना व कड़वी निम्बोरियां खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं तथा बहता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। नंबर 3, पक्षी किस प्रकार का जल पीने के आदी है? पक्षी बहता जल पीने के आदी है। भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भावार्थ करना है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की चाह होती है। इस चाह में वे बहुत तेज उड़ते हैं कि आज तो आसमान को छू ही लेंगे या फिर मर जाएंगे। पार्ट 2 दादी माँ। शब्दार्थ है कठिनाई, मुश्किल, स्वच्छ, साफ, विचित्र, अजीब, ज्वर, बुखार, शीतल यानी ठंडक, विलंब, देरी, शुभचिंतक, भला चाहने वाला, विलीन, गायब, अनुमान, अंदाज, अनमना यानी उदास। प्रश्नों के उत्तर: लेखक को अपनी दादी माँ के याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर: लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ अपने बचपन की अनेक बातों की याद आ जाती है, जैसे कि गंधपूर्ण झाग भरे जल जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले अभिनय और गीत के समय चादर ओढ़कर सो जाना आदि। नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर: दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया। दादा की मृत्यु के बाद घर में आने वाले दिखावती शुभचिंतकों की कोई कमी न थी। उन्होंने पिताजी को व्यर्थ के रीत रिवाजों के चक्कर में फंसा दिया। दादा के श्राद्ध में भी
दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगा? दादी माँ के स्वभाव का दुख दर्द में काम आने वाला पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। घर हो या बाहर, दादी माँ प्रत्येक जगह सभी प्रकार के दुख और मुसीबतों के समय दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, हमेशा सबकी सहायता करती थी। यह पक्ष हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सभी के दुख दर्द में काम आना इंसान का सबसे बड़ा गुण है। लेखक को कौन सी बात सबसे अधिक बुरी लगती थी? लेखक को घनपूर्ण भरे जल में कूदने को न मिलता तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। नंबर 5, पुराने लोग क्या सोच लेते थे? उत्तर, पुराने लोग आगे पीछे का सब कुछ सोच लेते थे। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।